हाय बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेक्चर नंबर 1 नेचर एंड स्कोप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं डेफिनेशन के ऊपर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, तो यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट सेगमेंट ऑफ अकाउंटिंग दैट डील्स विद एनालाइजिंग ऑफ अकाउंटिंग डेटा एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द डिटेल्ड ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी in order for decisions to be taken for various areas of बिजनेस। तो इसका क्या मतलब है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो एक सेगमेंट है अकाउंटिंग का, मतलब एक अकाउंटिंग का एक वो पार्ट जो किसके साथ डील करता है, एनालाइजिंग ऑफ अकाउंटिंग डेटा। इसमें अकाउंटिंग डेटा को एनालाइज किया जाता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उन अकाउंट्स को एनालाइज किया जाता है, अकाउंटिंग डेटा को एनालाइज किया जाता है और रिपोर्ट की जाती है इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट को वो इंफॉर्मेशन भेजी जाती है रिगार्डिंग द डिटेल्ड ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। कौन सी इंफॉर्मेशन? डिटेल्ड ऑपरेशंस, मतलब जो भी काम कर रही है कंपनी उसके बारे में जो है डिटेल जो है भेजी जाती है मैनेजमेंट को। किस लिए भेजी जाती है? फॉर डिसीजंस टू बी टेकन इन वेरियस एरियाज ऑफ बिजनेस, मतलब अलग अलग बिजनेस के एरियाज में कोई भी उन्होंने डिसीजन लेना है उसके काम आए। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? बेसिकली एनालाइजिंग ऑफ अकाउंटिंग डेटा, मतलब अकाउंटिंग डेटा को आपने एनालाइज करना है। ठीक है, फिर उसको इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट को भेजना है आपने। ठीक है, और फिर उस इन्फॉर्मेशन से क्या मिलेगा हमें? अगर हम मैनेजमेंट को भेजेंगे फिर मैनेजमेंट उसी हिसाब से अपने डिसीजंस लेगी। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग किस में हेल्प करता है? मैनेजमेंट में। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके मैनेजमेंट में उसको यूज़ किया जा सकता है। द चेंजिंग रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर एंड मीटिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने की हेल्प मिलती है। ठीक है, बाय वर्किंग विद मैनेजमेंट टीम के साथ काम किया जाता है। टू इन्फ्लुएंस मैनेजीरियल बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस किया जाता है। ठीक है, टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग। तो मेनली जो है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये डिसीजन फॉर्म करने में हेल्प करती है, क्योंकि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अगर आपने अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए उससे आप कुछ पॉजिटिव आउटपुट नहीं ले पा रहे हो तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो आपने जर्नल लेजर जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं उसको जो है उसके क्या इन्फॉर्मेशन क्या इंटरप्रेट क्या करती है वो अकाउंट्स। ठीक है, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस क्या वो क्या हमें डिपिक्ट करते हैं वो हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताता है, और उससे जो डिसीजंस निकल के आते हैं वो मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख सकते हो आप, देयर इज अ शिफ्ट इन रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्रॉम अ traditionally heavy reliance on historic financial data to more proactive role in the pursuit of competitive management accounting। मतलब वो कह रहे हैं कि पहले जो होता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता था, अभी जो हिस्टोरिक जो पुराने फाइनेंशियल्स बने हुए हैं पुराने सालों के जो बैलेंस शीट पीएल और भी जो अकाउंट्स बने हैं उनको देखा जाता था, लेकिन अब शिफ्ट हो चुके हैं हम किस पे शिफ्ट हो चुके हैं? कंपेटिटिव मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर शिफ्ट हो चुके हैं। अब नए नए मेथड्स आ चुके हैं, नई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। देयर बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, इन नई टेक्निक से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है जो कि मोर वैल्यू क्रिएट करती है, और वो ऑपरेशनल डिसीजंस लेने में तो हेल्प करती है, साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, मतलब स्ट्रैटेजी बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, इट इज़ ओरिएंटेड प्राइमरली टुवर्ड्स मैनेजीरियल कंट्रोल एंड अदर डिसीजन मेकिंग एरियाज। तो इसमें सिंपल उन्होंने कहा मैनेजीरियल कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। ये दो मेन की पॉइंट्स हम निकल के आए हैं इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो फाइनलाइजिंग द डेफिनेशन, ये पार्ट जो है एक डेफिनेशन को उन्होंने फाइनलाइज किया है, इसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, accumulation, analyzation, preparation, interpretation, and communication of information that assist manager in influencing organizational objectives। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो राइट इन्फॉर्मेशन सप्लाई करती है राइट पीपल को एट द राइट टाइम। राइट इन्फॉर्मेशन मतलब सही इन्फॉर्मेशन सही लोगों को सही टाइम पर प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन जो आप देख रहे हो ये वाली,
ये बेसिकली कौन सी है जो आपने अकाउंटिंग में भी पहले पढ़ी हुई है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, एक्यूमुलेशन, एनालाइजिंग, प्रिपरेशन, ठीक है। सबसे पहले इसको लर्न मैं आपको करवा देता हूँ बहुत ही इजी टेक्निक के साथ। तो पहले इसको रब कर लेते हैं सारा। ये देखो, सबसे पहले देखो आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले क्या करेंगे हम ढूंढेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ढूंढा है उसको हम मैयर करेंगे, ठीक है। मैयर करते करते बहुत सारा डेटा हमारे पास एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है। उस एक्यूमुलेटेड डेटा को हम एनालाइज करेंगे, फिर एनालाइज करके हम प्रिपेयर भी करेंगे और इंटरप्रेट भी करेंगे। जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है उससे हम रिजल्ट निकालेंगे, इसको इंटरप्रेट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे किसको, मैनेजमेंट को, ठीक है। तो ये था आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसका फोकस किस पर है, इसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस इज टुवर्ड्स इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैनेजमेंट हो गई, एम्प्लॉयज़, ठीक है। इट इज़ बेसिकली द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे टू असिस्ट द मैनेजमेंट। ये बेसिकली एक ऐसी प्रेजेंटेशन है जिसमें इंफॉर्मेशन को इस तरह से मैनेजमेंट को बताया जाता है जो कि उनको मैनेज करने में मदद करती है, डे टू डे ऑपरेशंस में भी हेल्प करती है। तो ये थी आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो नेचर है वो कैसा है, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो क्या है कि जो मैनेजमेंट की नीड्स हैं, मतलब मैनेजमेंट की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद प्रिपरेशन, analysis, interpretation and communication of accounting information to assist the managers को assistance provide करेगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग in fulfilling the organizational goals and objectives। मतलब क्या है इसका कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसके साथ कंसर्न्ड है, मतलब उसका मेन जो है मोटिव है क्या, उसमें क्या किया जाता है, प्रिपेयर की जाती है इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसको फिर एनालिसिस किया जाता है उसको फिर जो एनालिसिस किया है उसमें से कुछ इंटरप्रिटेशन निकल के आएगी, फिर डेटा जो है, जो इन्फॉर्मेशन है वो कहना क्या चाहती है, उस इन्फॉर्मेशन से जो इंटरप्रिटेशन निकल कर के आई, जो रिजल्ट निकल कर के आया है उसको कम्युनिकेट किया जाता है किसको, मैनेजर्स को। और फिर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैनेजर्स को हेल्प करती है फर्दर डिसीजंस लेने में, मैनेजरियल डिसीजंस में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने में मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है, ठीक है। इट इज़ कंसर्न विद प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जो प्रेजेंटेशन है उसके साथ भी कंसर्न्ड है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों यूज़र्स जो है यूज़ कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वहाँ पे शुरू होती है जहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जहाँ पे आपने एक बार अपने फाइनेंशियल्स बना लिए, बैलेंस शीट पीएल जब बना लोगे उसके बाद ही आप उसकी इंटरप्रिटेशन करोगे, या फिर बनाने से पहले ही आप इंटरप्रिटेशन कर दोगे। जब आप एक बार फाइनेंशियल्स प्रिपेयर करोगे उसके बाद ही इंटरप्रिटेशन, या फिर उसके बाद ही उसमें से जो है आप एनालाइज उसको कर सकते हो जब वो कम्प्लीटली प्रिपेयर हो चुके हों। जहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग ख़त्म होती है, जहाँ पे बैलेंस शीट पीएल सब कुछ ए टू जेड ख़त्म हो जाता है, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम शुरू होता है, ठीक है। तो इसमें जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और इकोनॉमिक डेटा को इस तरह से यूज़ किया जाता है जो कि असिस्ट करे किसमें, मैनेजरियल फंक्शंस में भी, कैसे मैनेजरियल फंक्शंस की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। तो अलग अलग डेफिनेशंस के हिसाब से जो ब्रीफ करके इन्होंने आगे बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है जल्दी से देख लेते हैं। सर्विस फंक्शन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ सर्विस फंक्शन। इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट गैदर्ड फ्रॉम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स फॉर टेकिंग डिसीजंस एंड सेटिस्फाइंग द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है एक तरह से देखा जाए तो सर्विस फंक्शन है, ठीक है। इसमें किया गया जाता है इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट को दिया जाता है। जो फाइनेंशियल से आपने इंफॉर्मेशन पहले जो आपने ली है उसको आप ऐसे यूज़ करते हो डिसीजंस लेने में, ठीक है, ताकि जो मैनेजमेंट की नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो सकें, ठीक है।
इट मेक्स यूज़ ऑफ हिस्टोरिकल डेटा, मतलब जो पास्ट में हो चुका है उस डेटा को यूज़ किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ठीक है। हिस्टोरिकल डेटा को यूज़ किया जाता है क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट्स जो है वो एक हिस्टोरिकल डेटा ही होता है, क्योंकि जो पास्ट में हो चुका है उसी को ही फाइनेंशियल अकाउंट्स में शो किया जाता है। जो ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं उसे कोई बैलेंस शीट, पीएल, जर्नल लेजर में शो किया जाता है। तो उसी से ही जब हम डेटा यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है इट मेक्स द यूज़ ऑफ हिस्टोरिकल डेटा फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। फर्दर प्लानिंग इसी के हिसाब से की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इस साल हमारी जो है प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स की हुई है, तो अगले साल भी चांसेस हैं 10,000 के आसपास ही होगी, तो उसी हिसाब से ही प्लानिंग की जाएगी, ठीक है। कीपिंग इन माइंड कि हमने कोई नई मशीनरी या फिर नया प्लांट परचेज नहीं किया हो, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट एनालिसिस एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, ठीक है। ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच भी रखती है, जो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है, बट हैविली ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसकी अप्रोच फ्यूचरिस्टिक है। मतलब हम यूज़ करते हैं पास्ट इन्फॉर्मेशन को, लेकिन यूज़ करते किस लिए हैं, फ्यूचर में हमें हेल्प हो सके, फ्यूचर में हम अच्छा परफॉर्म कर सकें, इसलिए हम पास्ट के डेटा को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज हैविंग फ्यूचरिस्टिक अप्रोच आपका एक और पॉइंट बन सकता है इसमें से। इट हाईलाइट्स ऑन फ्यूचर, ठीक है। द टूल्स टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कौन कौन से टूल्स हैं, सबसे पहले यहाँ बताएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ गया, बजटरी कंट्रोल आ गया। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है, जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं मैनेजमेंट ने और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है, फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे, मैनेजमेंट ने स्टैंडर्ड बना लिया, ठीक है। एक्चुअल अब साल का खत्म हो गया, ठीक है, साल अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो हमने देखा कितनी प्रोडक्शन हुई एक्चुअल में प्रोडक्शन तो हुई 9,000 यूनिट्स की, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में देखा जाता है कि 10,000 यूनिट्स बनाने थे, 9,000 यूनिट्स बने हैं, तो 1,000 यूनिट्स की जो है वो वेरिएंस निकल कर आई है, 1,000 यूनिट्स का जो है हमारा डिफरेंस निकल कर के आया है, जो कि एडवर्स है, जो कि मतलब अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसको यूज़ किया जाता है इस इंफॉर्मेशन को, क्यों ये मतलब ऐसा हुआ, फिर उसके डीप जाएगी मैनेजमेंट और जाके डिसीजंस लेगी और इन्फॉर्मेशन और निकालेगी, ताकि अगले साल ऐसी गलती ना हो, ठीक है। बजटरी कंट्रोल में बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, सेल्स बजट, परचेज बजट, ठीक है। ऑल एम्फेसिस, उसका एम्फेसिस होता है फ्यूचरिस्टिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ठीक है। मतलब फ्यूचर जो है अप्रोच रखता है, ये फ्यूचर इसकी जो है नेचर होता है, ठीक है। इट इज़ कंसर्न विद प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस विद मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग इन फ्यूचर। इट एग्जामिन्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ये एग्जामिन करता है, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स द रीज़न वाई द प्रॉफिट और लॉस इंक्रीज और डिक्रीजेज इन कंपैरिजन विद पास्ट पीरियड्स। तो मतलब कि ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये हमें एक्सप्लेन करता है कि क्यों जो आपका प्रॉफिट है या जो आपका लॉस है वो इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल, पिछले साल आपका प्रॉफिट था 10 लाख और इस साल आपका प्रॉफिट है 12 लाख, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से पता लग सकता है एनालाइज करके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कि क्यों हमारा प्रॉफिट इस बार 2 लाख से बढ़ गया है, या फिर अगर आपका प्रॉफिट डिक्रीज़ हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर आपका लॉस बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, लॉस कम हुआ है तो क्यों कम हुआ है, वो कौन बताएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉज क्या है और इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, उसको उसका इफेक्ट क्या हो रहा है वो ये सब कौन बताएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसमें हेल्प करता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नो डाउट प्रेजेंट द बिजनेस ऑपरेशन बट डू नॉट एनालाइज द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजल्ट। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आपने देखी ही है, 11-12 से आप करते आ रहे हो, बैलेंस शीट, पीएल सब कुछ आपने बना लिया, तो पर बैलेंस शीट पीएल में आपको सब कुछ दिख तो रहा है कि हमारे एसेट इतने हैं, लाइबिलिटी इतनी है, ये खर्चा हुआ, ये ऐसे ऐसे हुआ, सब कुछ हुआ, पर वो ये तो बताते हैं कि इतना इतना आपका ये है, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं बताते फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मतलब क्यों ये सब हो रहा है, कॉज क्या है और उसका इफेक्ट क्या है, ये हमें फाइनेंशियल जो है अकाउंटिंग नहीं बताती, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बताती है। इट एग्जामिन्स द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। ये क्या एग्जामिन करती है, इफेक्ट क्या होगा प्रॉफिटेबिलिटी का, ठीक है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो उसका इफेक्ट क्या होगा बिजनेस के ऊपर, वो आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बता सकती, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बता सकती है, ठीक है। नो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, इसमें कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं होता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, रूल्स होते हैं। अभी जैसे
स्टार्टिंग में जर्नल बनेगा, फिर लेजर बनेगा, ऐसे पूरा एक सिस्टम होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई भी ऐसे रूल्स या फॉर्मेट नहीं होता। इट इज़ बेसिकली कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग. In this process of choice and decision making, it is quite essential that some modifications are brought in traditions, conventions, and principles of accounting. The information is supplied to the users according to the need and manner easily understood by them. मतलब फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने देखा होगा, बैलेंस शीट का एक प्रॉपर फॉर्मेट है, शेड्यूल 3 में एसेट्स शो किए जाते हैं, अलग अलग जो शेड्यूल्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का एक अलग ही उन्होंने शेड्यूल बनाया हुआ है कि इसके अकॉर्डिंग आपके जो है फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर होने चाहिए। कंपनीज एक्ट में भी बताया गया है, ठीक है। तो उसका एक प्रॉपर जो है शेड्यूल है, प्रॉपर जो है उसका एक तरीका है भी ऐसे ऐसे आपने ये फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहता है कि हमारे यहाँ पे कोई रूल नहीं है, हमने मैनेजमेंट को हेल्प करने के लिए, डिसीजन फॉर्म करने के लिए इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना, तो हम इस हिसाब से यूज़ करेंगे जो कि यूज़र को ईजिली अंडरस्टूड हो सके, उस तरह से हम इसको प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कोई इसमें रूल नहीं है, हम जिस मर्जी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कंसर्न विद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, वही डेफिनेशन वाली लाइन उठा के फिर से नेचर में इन्होंने डाल दिया। तो अगर आप डेफिनेशन अच्छे से कर लेते हो, उसी में से ही आप कितने पॉइंट्स ऐसे ही बना सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डू नॉट एनालाइज द कॉजेज ऑफ लो प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल पोजीशन, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न विद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा टू मेक इट मोर यूजफुल फॉर मैनेजमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। वही बात उन्होंने दोबारा बोल दी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको मैनेजरियल डिसीजंस लेने में या डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प नहीं मिलती। वो ये बताते कि इतना प्रॉफिट है, इतना ये है, पर ये नहीं बताते कि ऐसा है तो है क्यों, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एनालिसिस में भी हेल्प करती है, इंटरप्रिटेशन में भी हेल्प करती है कि ऐसा है तो क्यों है, अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो क्यों है, अगर ऐसा एसेट्स आपके कम हैं तो क्यों है, सब कुछ ऐसा मतलब जो आपने स्टैंडर्ड बनाया था वो एक्चुअल में मीट हुआ भी है या नहीं, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमें बताती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ मैनेजमेंट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ हाईली सेंसिटिव टू द मैनेजमेंट नीड्स, मतलब मैनेजमेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम करती है, ठीक है। और ये मॉडिफाई करती है, एनालाइज और इंटरप्रेट करती है अकाउंटिंग डेटा को, किस लिए, मैनेजमेंट की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नरेट्स इवेंट्स बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, ठीक है। अब बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहले जब +1 आपकी स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे आपको बता दिया गया था क्लास 11 में कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसमें सिर्फ मॉनेटरी जो है चीज़ें हैं वही आएंगी, जिसका मॉनेटरी वैल्यू है जिसकी, ठीक है। लेकिन इसमें नॉन मॉनेटरी चीज़ें भी आती हैं। कैसे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग takes into consideration both financial and economic variables. Economic measures are not always expressed in monetary terms. It is not only considered monetary transactions, but non-monetary transactions are also analyzed for taking managerial decisions. मतलब इसमें नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स भी देखी जाती है। फॉर एग्जांपल एफिशिएंसी देखी जाती है कि जो हमने कम प्रोडक्शन की है वो हमारी इनएफिशिएंसी के कारण नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो बोनस वगैरह दिया जाता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, अलग अलग जो है सिस्टम, जैसे हेल्थ से रोवन सिस्टम हो गया, उसके हिसाब से जो बोनस दिया जाता है उसकी एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी देखी जाती है। तो वो इसी में देखी जाती है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी देखी जाती है कि स्टैंडर्ड से मीट हुआ नहीं हुआ, कितना हमारा वेरिएंस कितना आ रहा है। तो ये नॉन मॉनेटरी चीज़ों को भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखा जाता है, ठीक है। नोट बाउंड बाय अकाउंटिंग रूल्स, as in financial accounting books are prepared in conformity with general accepted accounting principles, इनको आप कहते हो GAAP गैप, ठीक है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से फाइनेंशियल बुक्स प्रिपेयर की जाती हैं, एंड इट इज़ मेंट फॉर बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स, पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज यूज्ड ओनली इंटरनली and is not binding for management accounting to follow the set of rules of general accounting system. इसमें जनरल अकाउंटिंग सिस्टम नहीं होता जैसा कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में होता है, जैसे गैप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इट असिस्ट्स इन डिसीजन मेकिंग बट इट इज़ नॉट डिसीजन इन इटसेल्फ, मतलब ये डिसीजन मेकिंग मतलब कि आपको डिसीजन लेने में मदद करती है, पर ये अपने आप में एक डिसीजन नहीं है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट अकाउंटिंग असिस्ट्स द मैनेजर एट डिफरेंट लेवल, बट इट इज़ ऑन द प्रूडेंस ऑफ द मैनेजमेंट टू यूज़ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो है मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है।
मैनेजर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि इस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज़ करना है, यूज़ करना भी है या नहीं यूज़ करना, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट, साइंस भी है आर्ट भी है। कैसे? जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर है किसके साथ कंसर्न्ड है? कलेक्शन, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। डेटा आर ऑलवेज फाउंड बाय कलेक्शन, प्रोसेसिंग, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स एंड क्वांटिफाइड इन फिगर्स, ठीक है। टू दिस एक्सटेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग मे बी रिगार्डेड एज साइंस, बट इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स ह्यूमन इम्पल्सिस, द ह्यूमन जजमेंट, ठीक है। इसमें ह्यूमन जजमेंट भी लगती है। As such, some sort of subjective judgment is quite often found in many decisions. The person's judgment of management accountant may greatly influence such decisions. मतलब उसकी judgment के ऊपर भी depend करता है। As such, management is also an art in nature. तो बेसिकली साइंस कैसे है? क्योंकि इसमें कलेक्शन की जाती है, एनालिसिस किया जाता है, कम्युनिकेशन की जाती है, प्रोसेसिंग की जाती है, अलग अलग टेक्निक्स लगाई जाती हैं, टूल्स लगाए जाते हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये साइंस है, ठीक है। अब आर्ट कैसे है? आर्ट का मतलब हम अपनी एक जजमेंट लगाते हैं, अपना स्किल लगाते हैं उस इंफॉर्मेशन को डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया और उससे जो डिसीजन लेना उसमें जो अकाउंटेंट है, मैनेजमेंट जो मैनेजर है, वो अपना स्किल लगाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक आर्ट भी है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सप्लाइज इंफॉर्मेशन एंड नॉट डिसीजंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सप्लाई करती है, डिसीजन सप्लाई नहीं करती, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन to the management in such a way to help management in decision making process and is the day to day operations of the business, ठीक है। डे टू डे ऑपरेशंस मतलब जो रोज़ का जो रूटीन वर्क है, जो प्रोडक्शन सेल्स जो भी हो रहा है उसमें हेल्प करती है। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड डेटा एंड नॉट द डिसीजन। ये हमें डेटा प्रोवाइड कर देगी, फॉर एग्जांपल कि पिछले साल इतनी सेल हुई थी, इस साल इतनी सेल हुई है, हमें डेटा प्रोवाइड कर रहा है, डिसीजन ही प्रोवाइड कर रहा है कि आप सेल बढ़ाओ, सेल को कम करो, वो अपने ऊपर है कि हम क्या करते हैं। द डिसीजन आर टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ही लेती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको डिसीजन नहीं दे देती कि अगर आपका ये हो गया तो आप ऐसे कर लो, ये थोड़ी देगी, हो गई आपका ऐसे था ऐसा हुआ, अब आप देखो आपको क्या करना है, ठीक है। तो जो आपका डिसीजन है वो कौन लेगा? टॉप मैनेजमेंट ही लेगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिंपली हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग बाय अप्रेजिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज, रिकमेंडिंग वायबल अल्टरनेटिव्स बाय वे ऑफ एनालाइजिंग कंपैरेटिव रिजल्ट्स ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। इट कैन फॉर्म बट कैन नॉट प्रिस्क्राइब। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कोप के बारे में। बहुत ही इजी टॉपिक है, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में कराऊंगा, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करें स्कोप की। स्कोप का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो स्कोप, ठीक है, ये है आपका स्कोप, ठीक है। स्कोप का मतलब है दायरा। दायरा क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ठीक है। स्कोप या तो बहुत बड़ा है क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, या बहुत छोटा सा स्कोप है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। हम कहते हैं ना पीछा पी इंजीनियरिंग का स्कोप कितना है भाई, मतलब उसका क्या होता है कि इंजीनियरिंग में आपको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आगे जाके, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, बहुत ज़्यादा हैं या फिर बहुत कम है, ये मतलब होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी अगर हम देखें तो उसका स्कोप क्या है, बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत छोटा स्कोप है, वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो चलिए जल्दी से इस टॉपिक को हम समझ लेते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब एक ऐसी चीज़ में स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आपने फॉर एग्जांपल दाल बनानी है, ठीक है। दाल अब ऐसे तो बन नहीं जाएगी कि आप सारा सामान एक ही बार में डाल दो, तो उसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब पहले आप उसमें दाल को भिगो के रखोगे, फिर उसके बाद उसमें सबसे पहले जो भी है जैसे जैसे प्रोसेस होता है दाल का, वो एक एक चीज़ डालनी पड़ेगी। पहले दाल डालोगे, उसको गर्म करोगे, पानी डालोगे, नमक डालोगे, मसाले डालोगे, ठीक है। एक प्रोसेस बना हुआ है। वैसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप मैयर करते हो। मैयर का मतलब मापना, ठीक है। सबसे पहले आप मैयर करोगे, फिर आप उस मैयर जो आपने किया उसको आप रिपोर्ट करोगे। इन्फॉर्मेशन को मैयर किसको करना है? इन्फॉर्मेशन को। उस इन्फॉर्मेशन को मैयर करके उसको आप रिपोर्ट करोगे किसको? मैनेजर्स को। और वो मैनेजर्स क्या करेंगे? उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे किस लिए? प्लानिंग में यूज़ करेंगे, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस रही है कंपनी की,
ठीक है। एंड ऑपरेशनल कंट्रोल, ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, बिजनेस ऑपरेशंस का मतलब है जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हो रही हैं बिजनेस में उसको कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ किया जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, ठीक है। तो नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज़ फाइनेंशियल इन नेचर, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपकी फाइनेंशियल है नेचर में, ऑल्दो इट इंक्रीजिंगली कलेक्ट्स नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट कर लेती है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम नॉर्मली फीड्स द डेटा फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बहुत सारा डेटा इसमें जो यूज़ होता है ना, मेजरली मतलब ऑलमोस्ट सारा डेटा ही जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट से लिया जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए जो आप डिसीजंस लेने के लिए जो भी आप इंटरप्रिटेशन करोगे ना, उसके लिए जो डेटा जो आपको बेस चाहिए ना, बेस डेटा वो कहाँ से निकलेगा, वो आपका फाइनेंशियल्स से और कॉस्ट अकाउंट से ही निकलेगा। They are considered to be the primary source of information for management accounting. Information feed from financial and cost is analyzed. जो information feed मतलब आप जो निकाली है ना information financial और cost से, जिसको आप management accounting में use करोगे, उसको analyze किया जाता है, उसको interpret, उससे result निकाला जाता है कि ये information कहना क्या चाहती है, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसमें आपको हेल्प करेगा एनालाइज और इंटरप्रेट करने में। कम्युनिकेट फिर आप करोगे मैनेजमेंट को, ठीक है, ताकि डिसीजन मेकिंग हो सके। अब कम्युनिकेट करना क्यों ज़रूरी है, बार बार क्यों कह रहा है कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट, कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये है आपका अकाउंटेंट, ठीक है। चलो एग्जांपल्स ही समझाते हैं आज आपको। ये है अकाउंटेंट मिस्टर ए, ठीक है। ये है भाई, मैनेजमेंट ने इसको कहा, ये आपकी मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट ने इसको कहा कि तूने क्या करना है, तूने फाइनेंशियल अकाउंट से है ना, उसको तूने उससे इंफॉर्मेशन को तू एनालाइज कर, ठीक है। एनालाइज कर उसको, फिर इंटरप्रिटेशन कर उसकी, और इस इंफॉर्मेशन को इस तरह से हमें प्रेजेंट कर ताकि हम इससे डिसीजन ले सकें, ठीक है। इससे हमें पता चले कि हमारा काम अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है, हमने जो भी सोचा था वैसा हो रहा है, इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे या नहीं होंगे। अब इसने क्या किया, इसने सब कुछ निकाल तो लिया, ठीक है, सही निकाल लिया, ठीक है, एनालाइज भी कर लिया, इंटरप्रेट भी कर लिया, ठीक है। अब ये इन्फॉर्मेशन अगर ये मैनेजमेंट को कम्युनिकेट ही ना करे तो उसका भी क्या फ़ायदा। इसलिए बार बार कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन को निकालने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद मैनेजमेंट को भी कम्युनिकेट करना है। अब अगर वो कम्युनिकेट ही नहीं करेगा मैनेजमेंट को, ये अपने पास इन्फॉर्मेशन रख लेगा तो उसका भी क्या फ़ायदा। ये तो इसको सैलरी देंगे, किस लिए दे रहे हैं यहाँ पे, तू बस इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने पास रख ले, नहीं नहीं, वो इस इन्फॉर्मेशन निकाल के इनको बताएगा, ठीक है। जैसे बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, वो डेटा को इसी तरह से यूज़ करते हैं और मैनेजमेंट को बताते हैं भी ये ऐसा ऐसा है, ठीक है। और तभी मैनेजमेंट फिर क्या करती है, डिसीजन लेती है उसी बेस पे, ठीक है। इसीलिए वो कह रहा है कि कम्युनिकेट करना मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट ओनली कवर्स फाइनेंशियल डेटा बट एक्सटेंड इट्स बाउंड्रीज टू कॉस्टिंग ऑल्सो। इसमें ऊपर ही भी बात की है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स और कॉस्ट अकाउंट्स दोनों यूज़ हो रहे हैं, तो फाइनेंशियल डेटा को तो यूज़ करेगा ही, तो कॉस्टिंग का भी यूज़ करेगा। फिर से वही लाइन को घुमा के लिखा है, देखो भाई, ऐसे आप लाइनें आप भी लिख सकते हो, ठीक है। इट रिक्वायर्स, अब देखो, अब आपको पेपर में लाइन नहीं याद आ रही तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिख दो कि इसमें कॉस्ट अकाउंट भी यूज़ होता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स भी यूज़ होता है। अब बुक वाले को लाइन नहीं आ रही, वो क्या करेगा, वो कहेगा भाई फाइनेंशियल डेटा को भी कवर करेगा, कॉस्टिंग डेटा को भी कवर करेगा। अरे भाई ऊपर लिख तो दिया, फिर से अब आप उसको घुमा के लिख रहे हो, ठीक है। वही बात आप लिख सकते हो, अगर पेपर में नहीं आएगा किसी को तो आप वो वैसे ही करेगा ना, ठीक है। It requires the use of many disciplines and it is associated with economics, mathematics, finance, statistics and business laws. इसमें ये चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स गणित, ठीक है। फाइनेंस, अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पैसा वगैरह हो गया, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस लॉज, ये सब चीज़ें जो है यूज़ होती हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ओनली आफ्टर गेटिंग अ डीप अंडरस्टैंडिंग। मतलब वो कह रहे हैं कि इसकी भी पहले डीप अंडरस्टैंडिंग ले लो ये सब सब्जेक्ट्स की, क्योंकि ये सब भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में काम आने वाले हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट को ये सब चीज़ें भी सीख लेनी चाहिए, इनका भी एक बार वो अंदाज़ा ले लेना चाहिए, ठीक है। इनका भी एक बार देख लेना चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग ले लेनी चाहिए।
इट इज़ बेसिकली स्टडीड बाय द वेरिएंसेस बाय द कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट विद प्लान टारगेट्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लिया जाए, ठीक है। इट तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। इट बेसिकली स्टडीज द वेरिएंसेस बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट्स विद द प्लान्ड टारगेट्स। इसको हम समझाएंगे आपको एक बहुत ही इजी और अच्छी सी एग्जांपल के साथ विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सबसे पहले बात करते हैं भाई, ये क्या लिखा हुआ, पार्टी, पार्टी नहीं, यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है। ये आपका पर्टिकुलर्स, स्टैंडर्ड और एक्चुअल। अब देखिए, साल शुरू हुआ 2022, हमने सोचा था हम बनाएंगे 10,000 किलो मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। आउटपुट हम निकालेंगे 10,000 किलो, सब में जोश था, हाँ हाँ हम इतना बनाएंगे, हम बहुत अच्छा काम करेंगे, कंपनी को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, ठीक है। कंपनी की मीटिंग चल रही थी, सारे एम्प्लॉयज़ में जोश चल रहा था कि हम 10,000 किलो बनाएंगे ये, ठीक है। अब साल ख़त्म हुआ, ठीक है, एक्चुअल में कितना बना, 9,900 किलो, ठीक है। अब जो मैनेजर है, जो सीईओ है कंपनी का, सबसे पहले बताओ वो क्या होएगा, खुश होएगा कि उदास होएगा, जल्दी से बताओ। वो खुश होएगा कि वो उदास होएगा। सीईओ कंपनी का ऑब्वियसली खुश नहीं होएगा, क्योंकि सोचा था उसने 10,000 किलो बनेंगे, ठीक है, पर उसी कॉस्ट में 9,900 किलो मटेरियल प्रोड्यूस हुआ, मतलब कहीं ना कहीं क्या हो गया, इनएफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो जो आपका ऑब्वियसली जो सीईओ है वो सैड होएगा, ठीक है। अब वो आगे बुलाएगा मैनेजर को कहेगा ये क्या किया तूने, साल की शुरुआत में तो बड़ा जोश से कह रहा था हम ये करेंगे वो करेंगे, किया तो तूने ये है, ठीक है। अब जो मैनेजर है उसने क्या किया, कम प्रोडक्शन की। क्यों कम प्रोडक्शन के कई रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। जिन तो ये जो पहले तो बात करते हैं, जो 100 kg का जो आपका डिफरेंस आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, वरायंस, इसको कहते हैं वरायंस, ठीक है। वरायंस का मतलब है कितना वेरिएशन कितना आ रहा है इसमें, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये 10,000 किलो सोचा था, स्टैंडर्ड हमने 10,000 सोचा था, एक्चुअल में अगर यहाँ पे इसकी जगह 11,000 हो जाता, ठीक है, तो वो अच्छी चीज़ थी हमारे लिए, ठीक है। तो उस केस में ये हमारी वेराइंस अच्छी अच्छी वेराइंस को हम कहते हैं फेवरेबल वेराइंस, और ये इस केस में हमारी वेराइंस जो है ये नेगेटिव आई है, हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छी तरह से नहीं है, क्योंकि 1,000 बनाना चाहिए था, 9,900 किलो हमने बनाया, तो ये इसको कहेंगे एडवर्स, इस वेराइंस को कहेंगे एडवर्स, जिसको कहते हैं नॉट गुड, ठीक है। एडवर्स मीन्स बैड, ठीक है। हमारी इनएफिशिएंसी की वजह से ये सब कुछ हुआ। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यही किया जाता है, इट बेसिकली स्टडीज द वराइंसेस बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल रिजल्ट विद द प्लान्ड टारगेट्स। यही मैंने आपको इस एग्जांपल में समझाया है, ठीक है। एक्चुअल को हमने प्लान के साथ कंपेयर किया, और जो वराइंस थी वो हमने निकाली, 100 kg का हमारा जो है वराइंस निकल के आया था एडवर्स, ठीक है। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सारा कवर किया जाता है। तो फ्यूचर ट्रेंड्स आर ऑल्सो स्टडीज, फ्यूचर ट्रेंड्स भी इसमें स्टडी किए जाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या क्या कवर करता है, आप देखते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, स्कोप डिस्कस करेंगे अब हम। देख लो, इतना बड़ा स्कोप है कि इतना सा स्कोप है। देखो भाई, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी पढ़ा जाता है, अभी हमने डिस्कस किया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देखा जाता है, उसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को भी यूज़ किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। बजटरी कंट्रोल यानी बजट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। इंटरप्रिटेशन की जाती है डेटा की। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग की जाती है। रिपोर्ट किया जाता है, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया जाता है। टैक्स अकाउंटिंग की जाती है, कैपिटल बजटिंग। तो नेक्स्ट है आपका इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री यानी स्टॉक को कंट्रोल करना भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। अभी हमने बात की ना ये 10,000 kgs वाली, ये आपका स्टॉक ही तो है। इन्वेंट्री कंट्रोल भी इसमें आता है, ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आता है। ऑपरेशनल रिसर्च, ये आपको एक सब्जेक्ट भी लगेगा, हो सकता है आपको लग ही गया हो इसी सेमेस्टर में, या फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में भी रहेगा, आगे भी आ सकता है। तो इंटरनल ऑडिट, ऑफिस सर्विसेज, ये सब जो है
किस में आती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप देखो कितना बड़ा है, 13 चीज़ें इसमें आ चुकी हैं, 13 चीज़ें। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ वेरी बिग। ठीक है, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं इनको डिटेल में। चलिए, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कैसे यूज़ हो रहा है, देखो भाई अब जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग is a traditional system in accounting and records a transaction in a systematic manner। ट्रेडिशनल सिस्टम मतलब बहुत पुराना सिस्टम है, बहुत देर से चलता आ रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और इसमें ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड किया जाता है। सिस्टमेटिक मैनर मतलब पहले जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, सब कुछ एक सिस्टमेटिक मैनर में होता है फाइनेंशियल अकाउंट्स में। ठीक है, फिर कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ठीक है, रिकॉर्डेड डेटा से। इट इज़ कंसर्न विद इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पोजीशन स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट से आपका प्रॉफिट निकल करके आता है, बैलेंस शीट में से आपके एसेट लायबिलिटी निकल करके आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट यूज़ करती है प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में। ये लाइन आपको मेरे हिसाब से रट चुकी होनी चाहिए, पता नहीं 1000 बार इसका हमने डिस्कशन कर लिया पिछले लेक्चर्स में भी और इस लेक्चर में भी, कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेटा को यूज़ करती है प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऑल्सो कंटेन्स टूल्स, टेक्निक्स टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डेटा प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Thus, without efficient financial accounting system, management accounting becomes inoperative। इसका क्या मतलब है भाई, क्या ये बड़ी बड़ी लाइनें लिखी हैं यार, समझ में नहीं आ रहा सर जी, समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। देखो भाई, जर्नल पढ़ा था छोटे होते, JOURNAL, जर्नल एंट्री करते थे आप। यस सर, हम जर्नल एंट्री करते थे जब हम छोटे बच्चे थे, जर्नल एंट्री करते थे। जर्नल एंट्री करने के बाद आप क्या करते थे, उसको कहाँ पोस्ट करते थे भाई, लेजर, लेजर में डालते थे। यस सर, जब हम छोटे बच्चे थे लेजर एंट्री करते थे, लेजर अकाउंट में पोस्ट करते थे। उसको कहाँ डालते थे सर, हम डालते थे ट्रायल बैलेंस। यस सर, जब हम छोटे बच्चे थे ट्रायल बैलेंस बनाते थे। ट्रायल बैलेंस का क्या करते थे सर, चार डालते थे? नहीं बेटा, चार नहीं डालते थे। हम क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस को, ट्रायल बैलेंस से हम बनाते थे बहुत ही बड़ा सा अकाउंट। कौन सा सर, याद नहीं आ रहा। देखो बच्चे, पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएल बनाते थे कि नहीं बनाते थे? बनाते थे सर, बनाते थे, याद आ गया सर। इधर डालते थे खर्चे, ठीक है, इधर डालते थे इनकम, ठीक है, ठीक है भाई। इधर हमारा आता था प्रॉफिट, इधर आता था लॉस, दोनों में से एक चीज़ आती है। ठीक है, इधर यहाँ तो प्रॉफिट आता था, यहाँ तो आपका लॉस आता था, प्रॉफिट लॉस। ठीक है, फिर हम क्या करते थे जब हम छोटे बच्चे थे, बैलेंस शीट बनाते थे। हाँ जी सर, बैलेंस शीट एक ऐसी चीज़ जो आज तक मैच नहीं हुई। ठीक है, बैलेंस शीट बनाते थे। हाँ जी सर, बैलेंस शीट बनाते थे। तो अब वो क्या कह रहा है, हम जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, पीएल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। अब वो कह रहा है कि इसमें से या तो देखो, इसमें गलती होगी जर्नल में, ठीक है, लेजर में गलती हो गई, ट्रायल बैलेंस में यहाँ गलती हो गई, पीएल में गलती होगी, बैलेंस शीट में गलती होगी। चलो मान लेते हैं जर्नल में एक एंट्री डेबिट आनी थी, हमने क्रेडिट कर दी, तो लेजर में भी गलती होगी, उसका असर पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होएगा। ठीक है, अगर हो भी गया तो उसमें गलती होएगी, क्योंकि ट्रायल बैलेंस कई बार गलती होने पर भी मैच हो जाता है कई बार। ठीक है, तो पीएल, पीएल भी आपका, यहाँ तो जो भी आपका प्रॉफिट आया है या जो लॉस आया है वो भी आपका गलत होने वाला है, क्योंकि ऊपर से ही आपकी एंट्रीज गलत आ रही हैं। बैलेंस शीट में यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट या लॉस है, इन दोनों का जो है ये यहाँ पर आ जाता है ना बैलेंस शीट में। ठीक है, तो बैलेंस शीट भी आपकी गलत हो गई। ठीक है, अब इन सब का यूज़ कहाँ होता है, इन सब का यूज़ कहाँ होता है भाई, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है ना ये सारी, इस फाइनेंशियल अकाउंट्स को यूज़ कहाँ करते हैं सर, इसको तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, अभी तो बताया आपने। हाँ बेटा, अब हम इसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यूज़ करते हैं, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन ही हमारी गलत है, ठीक है,
तो मैनेजमेंट अकाउंट्स भी हमारे गलत बनेंगे। मैनेजमेंट अकाउंट्स गलत बनेंगे तो हमारा डिसीजन DECESION डिसीजन हमारा सही आएगा। वाह बेवकूफ़, डिसीजन भी हमारा गलत ही आएगा। ठीक है, यही वो लाइन में कहना चाह रहा है। अब ये पॉइंट तो मेरे ख्याल से आपके रग रग में बस चुका होना चाहिए। विदाउट एफिशिएंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिकम्स इनऑपरेटिव। आपकी फाइनेंशियल अकाउंट्स गलत हैं तो आपका मैनेजरियल डिसीजन भी गलत होने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट आपका 10 लाख आया है एक्चुअल में, जो कि आपने गलतियां कर करके फाइनेंशियल में आपका प्रॉफिट 1 करोड़ आ रहा है। ठीक है, 10 लाख से 1 करोड़ का डिफरेंस कितना है? आप सोच रहे हो बिजनेस चल बहुत बढ़िया रहा है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में बिजनेस आपका डूब रहा है। ठीक है, तो कितना फर्क पड़ जाता है, उसी हिसाब से आप डिसीजन लोगे। उस गलत फाइनेंशियल से तो गलत डिसीजन लोगे ना। नेक्स्ट आपका आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग को कंसिडर किया जाता है बैकबोन। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग को क्या कंसिडर किया जाता है? बैकबोन। तू बैकबोन जट दी। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? बैकबोन है। कि जट दी? नहीं नहीं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग दी। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है भाई? रिकॉर्डिंग की जाती है। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग की जाती है। एनालिसिस भी किया जाता है खर्चे का। ठीक है, इसमें खर्चा यानी कॉस्ट के रिलेटेड अकाउंटिंग होती है, related to products and services and management control over the same, ensuring management control over the same. It includes determination of cost of every order। हर एक ऑर्डर की कॉस्ट क्या है? प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है, प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट का होता है। ठीक है, कॉस्ट निकाली जाती है, हर एक ऑर्डर की कॉस्ट निकाली जाती है। मटेरियल कॉस्ट में पढ़ा होगा आपने। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होती है कॉस्ट अकाउंटिंग में। Management accounting makes use of cost data in general and in particular because any activity of organization can be described by in cost। अलग अलग टूल्स यूज़ किए जाते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एटसेट्रा। ये सारे चैप्टर्स होते हैं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में। अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होएगा। आर यूज्ड बाय मैनेजमेंट टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द एंटरप्राइज। ठीक है, ये सब क्यों यूज़ किए जाते हैं? एंटरप्राइज के जो डे टू डे एक्टिविटीज चल रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज मेजर पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर फॉर्मुलेटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज आर कॉमन टू बोथ। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो कहते हैं उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग से इन डिस्टिंग्विश करना, मतलब अलग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनका जो मेजर पर्पस है ना वो एक्चुअल में सेम ही है। क्या मेजर पर्पस क्या है उनका? प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल में क्या होता है भाई? बजट्स बनाने हैं, नाम से पता लग रहा है। बजट मीन्स ड्राइंग अ सिस्टमेटिक प्लान फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, of enterprise, and budgetary control is a technique of comparing the actuals with the budgeted figures, ascertainment of variances, and analyzing their causes and taking corrective measures for the prevention in future। ठीक है भाई, क्या कह रहे हैं इसमें? बजटरी कंट्रोल में सिस्टमैटिकली हम क्या करते हैं? एक बजट बना लेते हैं। ठीक है, एक प्लान बना लेते हैं कि यूज़ कैसे करेंगे हम रिसोर्सेज को, और इस टेक्निक में हम एक्चुअल को बजट के साथ फिर कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, सर्टेनमेंट, फिर हम वेराइंसेस निकालते हैं जो मैंने ऊपर आपको भी बताया। फिर हम क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं कि भाई अगर ये वेराइंस आया तो आया क्यों, अगर अच्छा आया है तो कैसे आया, अगर बुरा आया तो क्यों आया, उसका रीज़न जाके निकालते हैं। ठीक है, बजटरी कंट्रोल इज कंसिडर्ड द इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ टू अचीव कॉमन गोल। ठीक है भाई, नेक्स्ट 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 जल्दी से, इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये भी जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में आता है। इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द डेटा। ठीक है भाई, एनालाइज करो उसको, इंटरप्रेट करो, उससे रिजल्ट निकालो। क्या कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते हो? डेटा, इंफॉर्मेशन, अरे वो इंफॉर्मेशन तुम कहना क्या चाहते हो, वो हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है भाई, नेक्स्ट है
टू हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये तो भाई हर एक जगह पे डाला है ना, हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है भाई। नेक्स्ट, मैनेजमेंट कैन गेन मीनिंगफुल इंसाइट्स एंड कंक्लूजन्स। मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है, हमें ऐसे इंसाइट्स देती है, ऐसे रिजल्ट्स देती है जो कि मीनिंगफुल है। ठीक है, मीनिंगफुल मतलब जिनका कोई रेलेवेंस है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है अबाउट द फर्म विद द हेल्प ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरियस टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड which can be used for the proper interpretation and analysis of financial। मतलब अलग अलग टेक्निक्स जो हैं वो डिज़ाइन की गई हैं जिससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होती है भाई, ये ध्यान से देख लेना, ये नया टॉपिक है भाई, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग। ये मेरे हिसाब से आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। प्राइस लेवल अकाउंटिंग अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई द इफेक्ट्स ऑफ रैपिडली चेंजिंग प्राइसेस ऑन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस। इट मे बी अ रैशनल अटेम्प्ट टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस and attract the attention of accountants and professionals. The situation demands the adjustment of historical accounting in the light of price level changes, which is known as inflation accounting. Inflation accounting is an accounting technique which aims to record the business transaction at current values and to neutralize the impact of changes in the price on the business transaction. अरे सॉरी क्या भाई, आपने तो रीड कर दिया, आप तो हमें शिदाई बना रहे हो। ठीक है, बेवकूफ़ बना रहे हो हमें। हाँ, नहीं नहीं, बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ, अभी आपको समझाता हूँ बड़े अच्छे तरीके से। देखो भाई, अरे भाई देख लो भाई, ध्यान से देख लो भाई। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ठीक है भाई, ये है ये है मेरी कंपनी। देखो भाई, साहिल लिमिटेड। ठीक है, मेरी कंपनी है, मेरी भाई कंपनी है। देखो साहिल लिमिटेड मेरी कंपनी है। मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई हम पता क्या करते हैं, हम ना अपनी बुक्स में ना हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, ये क्या कहते हैं उसको, हमारे पास एक मशीन है। ठीक है भाई, मशीन है, 10 लाख की खरीदी थी। इसको 10 साल बाद भी, 10 years अगो और 10 years लेटर, ठीक है, 10 years लेटर हम क्या करेंगे, इस मशीन को 10 लाख पे ही दिखाते रहेंगे। इससे क्या होएगा, हमारा एसेट तो कम होएगा नहीं। ठीक है, और हमारा एसेट तो अगर कम नहीं होएगा तो हमारे एसेट ज़्यादा शो होएंगे। एसेट ज़्यादा शो होएंगे, हमारी मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी। मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी, हमारे जो है, अगर मार्केट में वैल्यू बढ़ेगी हमारे, मतलब फाइनेंशियल्स अच्छे होंगे तो लोगों को लगेगा कंपनी भी अच्छी है। अगर ये मतलब मान लेते हैं ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हमने शेयर्स इशू कर रखे हैं, हमारा शेयर की वैल्यू बढ़ती रहेगी क्योंकि हमारा एसेट जो है वो हमारा कम ही नहीं हो रहा। एसेट हमारा उतने का उतना ही रह रहा है, हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाई जा रहे हैं, जब जितने पे लिया था उतना उतने का ही हमारा एसेट है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा ही करते रहें तो ये गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको करंट लेवल पे ला ही नहीं रहे हैं, अगर इसको हम इसकी वैल्यू, अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी वैल्यू आज 1 लाख हो चुकी है, ठीक है, 1 लाख इसकी वैल्यू है, हम 10 लाख पे दिखा रहे हैं, तो ये बहुत 9 लाख का जो लॉस है वो हम दिखा ही नहीं रहे हैं फाइनेंशियल्स में, हम एसेट ज़्यादा दिखा रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो उसी के लिए वैसे ही जो प्राइस लेवल चेंजेस हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यही लिखा हुआ है कि जो प्राइस लेवल चेंजेस आते हैं जिनको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग का, उनकी एडजस्टमेंट जरूर करनी चाहिए आपको। हिस्टोरिकल जो वैल्यू है उसमें प्राइस लेवल चेंजेस, जो प्राइस में चेंज हुआ है उसकी एडजस्टमेंट करके फिर ही आपको दिखाना चाहिए, ताकि जो इम्पैक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, ऐसे जो आपका रॉन्ग मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगी आपकी फाइनेंशियल्स की। ठीक है भाई, यही आपको इसमें कह रहा है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब कम्युनिकेशन क्यों करनी है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था। अरे भाई, अगर हम जो एनालाइज कर रहा है अकाउंटेंट या डेटा एनालिस्ट, उसको हमने रखा क्यों है भाई, एनालाइज कर दे, एनालाइज तो करेगा, वो एनालाइज करने के लिए रखा है हमने उसको। अब एनालाइज तो करेगा, अगर हमें बताएगा नहीं तो क्या फ़ायदा, अपने अपने मन में रखे बस, तो एनालाइज कर दे बस, ठीक है, हमें मत बताइए, तो क्या फ़ायदा उसका। तो रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। रिपोर्टिंग मतलब मैनेजर्स को बताएगा, क्योंकि वो खुद तो मैनेजर है नहीं। ठीक है, वो एनालाइज करके कम्युनिकेट करेगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन थ्रू रिपोर्ट्स टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद रिपोर्टिंग फंक्शन to keep the management well informed about the operations of the business. It is responsibility of the management
अकाउंटेंट टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्लियर रिपोर्ट्स। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम है कि जो इतना डेटा है उसको यूज़फुल वे में एक ऐसी इंटरप्रिटेशन निकाल के अच्छे से इजी अंडरस्टैंडेबल मैनर में मैनेजमेंट को शो करे। ठीक है, द रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड मंथली, क्वार्टरली, ठीक है, महीने के बाद, क्वार्टर्स के बाद, एक साल के बाद, हाफ ईयरली बेसिस पे प्रेजेंट की जाती है सिस्टमेटिक बेसिस पे मैनेजमेंट को फॉर एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। अरे भाई डिसीजन मेकिंग 100 बार तो डिसीजन मेकिंग आ चुका है, आप तो आपको याद होना चाहिए मेरे हिसाब से। टैक्स अकाउंटिंग, भाई टैक्स अकाउंटिंग क्या है भाई, ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। नहीं डिफिकल्ट नहीं, देखो भाई, टैक्स इज द चार्ज एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। ठीक है, टैक्स क्या है, चार्ज है। मतलब अगर एक कंपनी ने 100 करोड़ कमाया तो क्या 100 करोड़ उसका, नहीं गवर्नमेंट कहेगी ऐसे कैसे, हम तेरे को ऐसे थोड़ी जाने देंगे। 100 करोड़ में से चल 30% तो हमें दे दे, ठीक है, 30% टैक्स गवर्नमेंट को चले गया। वो टैक्स क्या है, एक चार्ज है जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उसके ऊपर, लेकिन लॉस के ऊपर नहीं। गवर्नमेंट क्या कहती है भाई, अगर कंपनी को लॉस हो गया तो वो उसमें गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं देगी। ठीक है, लॉस नहीं आपका शेयर करेगी, लेकिन जो आपने प्रॉफिट कमाया ना उसमें से आपका शेयर जरूर ले लेगी। ठीक है भाई, and the computation of tax is in accordance with the income tax laws and rules। जो कंप्यूटेशन आपकी होनी चाहिए ना वो एज पर इनकम टैक्स लॉ होनी चाहिए, इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी जो आपने प्रॉफिटेबिलिटी है शो होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, टैक्स प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट टू टेक द बेनिफिट। ठीक है, टैक्स प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट टू टेक द बेनिफिट ऑफ ऑल डिडक्शन, एग्जम्पशन, रिबेट सो दैट टैक्स लायबिलिटी रिड्यूसेस टू मिनिमम। टैक्स प्लानिंग जो है इम्पॉर्टेंट है, किस लिए, टैक्स प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट टू टेक द बेनिफिट ऑफ ऑल डिडक्शन, एग्जम्पशन, जो भी एग्जम्पशंस हैं इनकम टैक्स एक्ट में, रिबेट्स है, उसका जो है आपको फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए ताकि टैक्स लायबिलिटी कम से कम हो जाए। टैक्स अकाउंटिंग एंड टैक्स प्लानिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न। द मैनेजमेंट अकाउंटेंट शुड हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ बिजनेस टैक्सेशन। मैनेजमेंट अकाउंटेंट को टैक्सेशन की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। द फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, पेमेंट ऑफ टैक्स रिटर्न शैल बी मेड इन ड्यू टाइम, ताकि कोई पेनल्टी आपको ना लगे। ठीक है, ठीक है भाई, समझ लग गई। इसमें मेनली उसने आपको क्या कहा है, टैक्स जो है प्रॉफिट के ऊपर लगता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट उसने कहा है कि इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना चाहिए, और साथ में जो भी डिडक्शंस, एग्जम्पशंस और रिबेट्स है उसका फ़ायदा फर्म को ज़रूर उठाना चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कंप्लीट जो है नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस की, और टैक्सेशन की भी होनी चाहिए। वो टाइम पर रिटर्न फाइल करता रहे, टैक्स पे करता रहे। ठीक है, इसी काम के लिए उसको रखा है ना, तो वो टाइम पे करता रहे ताकि पेनल्टी वगैरह आपको ना लगे। ठीक है, कैपिटल बजटिंग अभी हमने आपको बताया था, बहुत ही ईजी है ये भी। टर्म कैपिटल बजटिंग डिस्क्राइब्स द लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड डिसीजंस अबाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंशन। Every company need to describe where and how to spend its money on major projects that will affect the company financial results for years to come. Management accounting has the management on the planning and controlling decisions for the program or projects which require huge investment and financial results over a period longer than next year। ठीक है भाई, कैपिटल बजटिंग में मेनली क्या कह रहा है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग और डिसीजन इसमें लिए जाते हैं किसके रिगार्डिंग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंस्पेक्शन एक्सपेंशन। मतलब कैपिटल आपने लगानी कहाँ है, ठीक है, कैपिटल को लगाना कहाँ पर है, इन्वेस्ट कहाँ पे करना है, एक्सपैंड करना है बिजनेस को या नहीं। तो हर एक कंपनी को ये सोचना पड़ता है भी कहाँ पे स्पेंड करना है पैसा जो हमने इकट्ठा किया है डेट से या फिर इक्विटी से, वो कहाँ पे लगाना, कहाँ पे है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी ऑन द मेजर प्रोजेक्ट्स विच विल इफेक्ट द फाइनेंशियल को इम्पैक्ट करेगा आने वाले सालों में। ठीक है, तो इसलिए बड़े सोच समझ कर लगाना पड़ता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसमें भी आपको हेल्प करता है भी प्लानिंग कैसे करनी है, कंट्रोल कैसे करनी है डिसीजन प्रोजेक्ट्स which require a huge investment and affect financial results over a period longer than next year। इन्वेंट्री कंट्रोल में भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है।
Proper inventory control is of utmost important to meet the needs of production sales with minimum cost. तो भाई इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब है जो स्टॉक पड़ा हुआ है ना उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कहते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल को प्रॉपरली करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ताकि जो ज़रूरतें हैं आपकी प्रोडक्शन की और सेल और प्रोडक्शन की जो ज़रूरतें हैं वो मिनिमम कॉस्ट पे आप पूरी कर सको, ठीक है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज़ टू बी डिस्चार्ज बाय मैनेजमेंट, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेजमेंट डिस्चार्ज करेगी, मैनेजमेंट अकाउंटेंट डिस्चार्ज करेगा। द टेक्निक्स टू कंट्रोल इन्वेंट्री आर गिवन बाय द कॉस्ट अकाउंटिंग। कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं? लीफो, फीफो। अब ये लीफो फिफो क्या है सर, वो भी बता दो। लीफो फिफो तो करी जा रहे हो, देखो भाई लीफो लीफो वैसे आजकल एप्लीकेबल है नहीं है अकाउंटिंग में, ठीक है। अकाउंटिंग में एप्लीकेबल नहीं है, ये लास्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जांपल ये इन्वेंट्री मेरी पड़ी हुई है पुरानी, ठीक है। अब इन्वेंट्री अब ये बनाते हैं नई, हमारी ये वाली है, दिख रहा है कि नहीं? दूसरा कलर ले लेते हैं, चलो। ये है हमारी नई इन्वेंट्री, ये मेरी पुरानी पड़ी थी। अब कोई कस्टमर में से सारी सेम है, ठीक है। ये मैंने बस आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बताया, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या हुआ, एक कस्टमर आया, ठीक है। एक कस्टमर आया मेरे पास, कहता है सर मुझे ना सामान दे दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ये सारे एक ही प्रोडक्ट है, ये सारा जो है ना ये एक ही प्रोडक्ट है। बस मैंने ये बताया कि ये वाला जो है ये नया है, ये वाला पुराना है, ठीक है। तो अब मेरे पास ये जो है ये आया, ये कहता है सर मुझे ना थोड़ा सामान दे दीजिए, मुझे ना 2 यूनिट्स दे दीजिए, ठीक है। ये यूनिट्स आप मान लीजिए, ये जो है यूनिट्स है, ये इनको यूनिट्स मान लो, ठीक है। तो कहता है मुझे 2 यूनिट्स दे दीजिए। अब इस केस में लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है कि जो आपने नया नया माल आपके पास पड़ा है ना, आप इसको वही वाले 2 यूनिट्स दे देते, ले भाई तू नया माल ले, पुराना हम रखेंगे, ठीक है। हम चाहे हमारा ख़राब हो जाए, पुराना हम ही रखेंगे, जो नया आया तो वो रख। इसीलिए तो ये मेथड बंद हो चुका है अकाउंटिंग में, ठीक है। क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है। जो सेलर होता है वो यूजुअली करता क्या है, जो अपना पुराना वाला माल है ना ये वाला, उसको पहले निकालने की वो कोशिश करता है, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिकल है नहीं। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में यही होता है कि ये जो पुराना वाला जो नया वाला माल है ना, लास्ट में जो आया, जो भी अभी रिसेंटली आया, वो वाला माल जो है वो सेलर उसको दे देता है, ठीक है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है एक मेथड, जिसको कहते हैं फीफो, फीफो मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो इन्वेंट्री, इसी में ही मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर ये फीफो होता, ये देखो, अगर ये फीफो मेथड होता, फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले माल आया, पहले हमारे पास कौन सा माल आया, ये वाला, तो हम फर्स्टली ये वाला नहीं देंगे, ठीक है। इसको काट दो। अब हम क्या देंगे उसको, अगर वो कहेगा हमें 2 यूनिट्स चाहिए तो हम 2 यूनिट्स उसको ये वाले नहीं देंगे, हम उसको देंगे ब्लू वाले जो यूनिट्स है, ये वाले हम उसको 2 यूनिट्स देंगे, ताकि हमारा पिछला माल जो है वो पहले निकल जाए। तो ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो इन्वेंट्री में ये सब चीज़ें भी हम ध्यान में रखते हैं कि कौन से मेथड्स हम लगा रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल कैसे लगा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या आता है, इन ट्रेडिशनल टाइम्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग गेम्स एट प्रेजेंटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन मैनुअली। पुराने समय की बात है जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो एम था, ठीक है, वो क्या था कि यूज़फुल इंफॉर्मेशन को मैनुअली प्रेजेंट किया जाता था। मैनुअली उस इंफॉर्मेशन को, मतलब जैसे पेपर पे इंफॉर्मेशन बनाई या ऐसा कुछ, ठीक है। बुक्स जो हैं वो कंप्यूटर पे ना बेस्ड होकर, पहले मोटी मोटी बुक्स होती थी, पेपर बुक्स जो होती हैं, ठीक है। बट अब एडवांसमेंट होने के साथ साथ आपको पता है सब कुछ ऑनलाइन है, तो सॉफ्टवेयर जो हैं बन चुके हैं, टेक्नोलॉजी है, नई नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो है वो मैनेजमेंट को कंप्यूटर के हेल्प से जो है ट्रांसफ़र की जाती है। द इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रिजर्व्ड इन मैकेनिकल वे एंड सप्लाइड बाय मैनेजमेंट अकाउंटेंट उसको प्रिजर्व भी कर सकता है। आपको पता है जो सॉफ्टवेयर आ चुके हैं नए नए, ठीक है, डाटा एनालिसिस के लिए भी यूज़ होती है, जैसे पावर बी, एक्सेल हो गया, ठीक है, और टैली वगैरह, ये सॉफ्टवेयर आजकल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि सब कुछ काम पेपर्स पे ना होकर आजकल कंप्यूटर में हो रहा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग के स्कोप में ये भी आ जाते हैं, क्योंकि
इन्हीं को यूज़ कर तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जाएगी, पेपर के ऊपर थोड़ी आजकल की जाती है, ठीक है। तो ऑपरेशनल रिसर्च क्या होता है, ये आपको एक प्रॉपर सब्जेक्ट भी लगेगा, ठीक है। मैं ऑपरेशनल रिसर्च इज़ वन ऑफ द क्वांटिटेटिव एड्स। क्वांटिटेटिव मतलब जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, क्वांटिटी, ठीक है। इट इज़ ऑन द क्वांटिटेटिव एड्स टू डिसीजन मेकिंग में ही हेल्प करता है ये भी। मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूज़ दिस टेक्निक, इस टेक्निक है ये एक, ठीक है, जिसको मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूज़ करता है फॉर सिलेक्टिंग बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। इसमें बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव चूज़ किया जाता है, जिसमें आप स्टडी करोगे, अलग अलग मेथड्स होते हैं, इसमें सिम्प्लेक्स मेथड होता है, ऐसे ही और सारे मेथड्स भी होते हैं, जिस पे आप बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव निकालते हो। भी जैसे अगर हमें कोई काम करना है, उसके इतने ऑल्टरनेटिव्स हैं, ठीक है, उसको आप ए मेथड से कर सकते हो, बी मेथड से, सी मेथड से, ठीक है। तो आप कैसे करो कि आपकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव को ढूंढने में ऑपरेशनल रिसर्च जो है आपके काम आती है। इनफैक्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग is simply the application of operational research technique. Operational research technique attempt to resolve the conflict of various sections of organization, seeks the optimal solution, मतलब best solution क्या हो सकता है किसी भी problem का, which may not be acceptable to one department but is in the interest of the organization as a whole। मतलब हो सकता है किसी एक डिपार्टमेंट को वो पसंद ना आए ऑल्टरनेटिव, लेकिन होल ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो फ़ायदेमंद रहेगा वो ऑपरेशनल रिसर्च आपको निकाल कर दे देगा, ठीक है भाई। इंटरनल ऑडिट क्या होता है भाई, ऑडिट आपको पता ही है। ऑडिट में क्या होता है, एक ऑडिटर होता है, ऑडिटर क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है। ऑडिटर दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, ठीक है। इंटरनल ऑडिट वो होता है जो कंपनी खुद अपॉइंट करती है एक ऑडिटर को, कि मतलब तुम हमारा ऑडिट करो, हमारे जो भी यहाँ पे इनएफिशिएंसी हो रही है कंपनी में, जो काम सही से नहीं हो रहा, तुम उसको ध्यान रखो, हमें बताओ कहाँ कहाँ गड़बड़ी हो रही है। एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती है। भी कंपनीज जो हैं, देखो कंपनीज में फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कंपनी में पैसा पब्लिक का भी लगा होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सेफ गार्ड करने के लिए, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है तो पब्लिक को सेफ गार्ड करने के लिए उसने खुद एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन लगाई है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी अपॉइंट कर किया जाएगा कंपनी के द्वारा, जो ऑडिट करेगा उस कंपनी का और देखेगा भी जो फाइनेंशियल्स बने हैं वो एज़ पर एफआरएफ बने हैं या नहीं, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के या फिर इंड एस या जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल्स बने हैं या नहीं, ठीक है, वो ये चेक करेगा। कोई फ्रॉड तो नहीं है, इंटरनल कंट्रोल्स वगैरह सब कुछ वो चेक करेगा, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेक्स द यूज ऑफ इंटरनल ऑडिट फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ कंपनीज वेरियस डिपार्टमेंट्स। इंटरनल ऑडिट मेक्स ensure that the operations of the business are carried on smoothly, efficiently and economically. Management accounting makes the use of information supplied by the internal audit department for effective management control, ठीक है भाई। The management accountant must possess the knowledge of internal audit techniques to fix the responsibility and measure the result। तो भाई लास्ट टॉपिक नहीं, लास्ट अपना पॉइंट, ऑफिस सर्विसेज इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्लानिंग कंट्रोलिंग, ठीक है। The management accountant has to use the office information, so he must be well equipped to deal with filing, copying and duplicating systems and able to evaluate the utility of different office procedures and machines। तो कहेगा ऑफिस की जितनी भी सर्विसेज है मैनेजमेंट अकाउंटेंट को वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, फाइलिंग आनी चाहिए, उसको कॉपी करना आना चाहिए, डुप्लीकेटिंग सिस्टम उसको आना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, इवेल्युएट कर सके यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑफिस प्रोसीजर्स। अलग अलग जो ऑफिस प्रोसीजर्स हैं उनकी यूटिलिटी को वो इवेल्युएट कर सके, मशीन्स वगैरह सब कुछ ध्यान से देख सके, कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, अच्छे से सब कुछ काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज़ टू एम्प्लॉय नंबर ऑफ टूल्स। अलग अलग टूल्स यूज़ किए जाते हैं, टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। मैंने आपको बताया था ना, ट्रेडिशनल मेथड नहीं रहा, अब एडवांस मेथड हो चुका है। अलग अलग टूल्स हैं आजकल, अलग अलग टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं मीनिंगफुल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मैनेजर्स को हम देते हैं, ठीक है। Management accounting consists of number of tools and techniques. These alternative tools represent the effort on the part of management accountant, जिससे वो मोर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, मोर रिलायबल और मोर मतलब और बढ़िया से वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, ठीक है। डीप जाकर अलग अलग टेक्निक्स को यूज़ करके इजीली इन्फॉर्मेशन को वो एनालाइज कर सकता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट,
ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से जो आपके टूल्स कौन कौन से हैं। देखो भाई, सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। दूसरा आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, फंड फ्लो एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग। तो ये 10 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। ये 10 के 10 अभी हम करेंगे डिटेल में डिस्कस।